चलो भाई, तो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनर कोफैक्टर, फिर इनवर्स, एडजॉइंट, ये रहेगा, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आएगा। तो बताओ, किसी को आइडिया है? जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो 3x3 का, तो हाउ टू फाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कैसे फाइंड करते हो आप लोग? लाइक कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो आई थ्रू और जे थ्रू डिलीट कर देंगे और फिर बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। यस, तो ये हो गया आपका माइनर, सिंपल है। तो करेक्ट। तो यहाँ सिंपल क्या है कि जैसे अभी एग्जांपल के लिए चलो मैं 3x3 की हेल्प से ही कर रहा हूँ, या कोई भी ले सकते हो आप कि मान लो भी ए मैट्रिक्स है, ए आई जे n×n का, और डेल्टा मान लो नोटेशन है ए का डिटर्मिनेंट। तो सिंपल किसी माइनर एक एलिमेंट का होता है। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। हमने लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टी की है ना सारी, वो Yes. 3x3 के लिए ही है ना? नहीं नहीं, वो सबके लिए है। वो 2x2 का भी है, 4x4 का भी है, 100x100 का भी है। वो जनरल हर मैट्रिक्स के लिए है, n×n का, ठीक है ना। वो 3x3 के एग्जांपल के हेल्प से देखा है, बट एक्चुअली वो n×n सबके लिए है, एनी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। इज अ माइनर एलिमेंट या माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो ये चीज है कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम, सिंपल है। सो ये माइनर का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक डिटर्मिनेंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मुझे माइनर लिखना, इसका नोटेशन एम आई जे है, ठीक है ना। सो इट इज नोटेड बाई एम आई जे, ये जो लिखा है मैंने, सो ये एम आई जे का मतलब होगा, एम आई जे नोटेशन है, कैपिटल एम आई जे लिखा है, इसका मतलब है माइनर ऑफ ए आई जे। और ये आई जे क्या है? मैट्रिक्स का एलिमेंट, ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 1 का माइनर चाहिए, तो ये m11 हो जाएगा, है ना। 1 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 रो फर्स्ट कॉलम, तो सिंपल है 5 6 और 8 2, इस तरीके से 5 6 8 2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? सो 10 - 48, तो ये -38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनर आ गया। ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते, इस 2 का निकालना है तो इसको और इसको डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो। 3 का निकालना है तो इसको डिलीट करो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। एंड 4 का चाहिए तो इसको डिलीट कर दो, उसका डिटर्मिनेंट ले लो, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। आगे आते हैं, तो ये तो माइनर हो गया। आगे माइनर, ठीक है ना, सब समझ आ रहा है। किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का, तो उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही है, जिसका ऑर्डर n-1 क्रॉस n-1 होगा, है ना। ये देखो 2x2 का है डिटर्मिनेंट, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका किसी एक एलिमेंट का लिया 2x2 का आया। तो बाद में हम लोग आगे देखेंगे हालांकि, तो ये सब मैट्रिक्स एक्चुअली सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, मतलब। सो आगे एक टर्म आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, तो जिसका नोटेशन मैं यहां यूज करूंगा अभी, मान लो सी आई जे,
जैसे हमने अभी एम आई जे यूज किया था, तो सी आई जे का मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है ना। तो ये इसका नोटेशन है सी आई जे, लिखते हैं इसको हम लोग। तो सी आई जे का मतलब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। डेफिनेशन क्या है इसका, हाउ टू डिफाइन कोफैक्टर को? माइनर में माइनस पावर जो माइनस का मतलब माइनर्स आर फुल। तो ये एक्चुअल ऐसा होता है i प्लस जे टाइम एम आई जे, आप ये जानते हैं ना। तो आप ये देखते होंगे कि i प्लस जे जब इवन हो जाता है तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल आ जाता है। जब i प्लस जे की वैल्यू ऑड है तो सी आई जे कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाता है। सो ये चीज है यहाँ पे, तो देखेंगे आप, तो सी आई जे जो है एम आई जे है और माइनस ऑफ एम आई जे है। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा एक्चुअली। डन, किसी को डाउट है? ये आप जानते होंगे। तो माइनर आपने देखा कि जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए उसके रो कॉलम डिलीट करो, बचे का डिटर्मिनेंट लो, रेस्ट एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लो। अब कोफैक्टर एक्चुअली माइनर के इक्वल होगा अगर i प्लस जे जो है इवन है, और जस्ट नेगेटिव होगी अगर i प्लस जे ऑड है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और यही वजह है कि आप देखते हो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हो तो a11 के साथ प्लस साइन आता है, a12 के साथ बीच में माइनस साइन आता है। यही वजह है कि आप जब एक्सपैंड करते हो तो प्लस माइनस प्लस करते हो। सो एग्जाम्पल ले देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि डेल्टा तुम्हारे पास है जो अभी लिखा था, मान लो 1 2 3 4 5 6, अभी मैं 9 लिख देता हूँ, वहां मैंने 2 लिखा था, अब मैं 9 लिख देता हूँ मान लो। तो अभी जैसे M11 निकालू मैं, जो अभी निकाल रहे थे, तो M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो रेस्ट एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 5 6 8 9, वहां 2 था एक्चुअली, ठीक है ना, पिछले में यहाँ मैंने यहाँ पे 2 लिए हुए हैं, बस देखना है। सर वो +3 होगा। कहाँ पे? सर वो M11 +3 होगा। ओके, एक मिनट। तो 9 5 जा +3 या -3? सर वो उसका साइन तो सर 1 + 1 2 होता है ना। हाँ। अच्छा नहीं -3, हाँ। सो वैल्यू -3 है, और जो C11 आएगा, अब ये 1 + 1 यहाँ क्या है, इवन है, तो जो कोफैक्टर वो माइनर के इक्वल आएगा। तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल आएगा तो M11 के इक्वल आएगा, और M11 3 है एक्चुअली, ये चीज है, सॉरी M11 -3 है, तो C11 -3 हो गया। एक और चेक कर लेते हैं। सो जैसे यहां से आप M12 निकाल लो, इसका माइनर की बात कर रहे हैं, तो इसको और इसको आप डिलीट कर देंगे, तो M12 की बात करोगे आप, सो आ गया 4 6 7 9, ठीक है। तो यहां से आएगा 36 - 42, कितना आ जाएगा? -6। तो ये -6 आपका माइनर आ गया। अब को फैक्टर चाहिए, तो जैसे C12 है ना, तो C12, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 + 2 इवन या 1 + 2 ऑड, तो 1 + 2 तो ऑड होता है, तो इसमें इस कैटेगरी में आ गया, तो इस कैटेगरी में आ गया, तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ M12 हो जाएगा, और M12 का नेगेटिव ले लीजिए, तो M12 की वैल्यू -6 आ गई, तो ये +6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर +6 हो गया। तो किसी को डाउट है तो पूछिए। तो हमने ऐसे ही बाकी ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अभी M11 C11 M12 C12, तो मेनली मुझे कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्टली भी कोफैक्टर लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस साइन लगा के माइनर लगा लो, ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से यू कैन फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, इनमें से सबका किसी का भी माइनर किसी का भी कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं आगे।
तो इसका यूज क्या है, ये माइनर कोफैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? तो यहाँ अगला टर्म आता है एडजॉइंट, है ना, तो अगला एक टर्म आता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी जो निकाल रहे थे माइनर कोफैक्टर एलिमेंट का निकाल रहे थे, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है। अभी एडजॉइंट निकाले हैं किसी मैट्रिक्स का, सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो एडजॉइंट हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ए मान लो मैट्रिक्स है, लेट्स से कि ए आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ नहीं, हाँ कोफैक्टर्स। तो यहाँ एक मैट्रिक्स बनाएंगे Cij वाला, ये Cij पीछे वाला है, और उसका हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ये वाला मतलब Cji हो जाएगा, और ये भी n क्रॉस n की एक्चुअली मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, माइनर कोफैक्टर एक नंबर है, मतलब डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो डिटर्मिनेंट भी नंबर है, माइनर भी एक नंबर है, कोफैक्टर भी एक नंबर है, रियल नंबर। एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है। सो जैसे किसी, मैं 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैंने ये ले लिया 1 2 3 और 5, चलिए एग्जांपल के लिए। अब मैं यहाँ से इसके पास 4 एलिमेंट है, तो चारों का माइनर निकाल देता हूँ। M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 5, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो 3, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 2 आ गया, एंड सो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 2 आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 आ गया, ठीक। इस तरह से M11 M12 M21 M22 ये आ गया। अब कोफैक्टर चाहिए, तो मैंने चारों एलिमेंट का माइनर निकाल दिए। अब कोफैक्टर C11 बताइए किसके इक्वल आएगा? C11 5 होगा, 5 होगा। C12 -3, C21 -2, एंड C22 1 होगा। तो ये हमने ईच एलिमेंट का माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं, तो मुझे लिखना है अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आपने क्या देखा कि अब एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर रखेंगे, C11 C12 C21 C22 ट्रांसपोज, समझ रहे? तो मतलब ये अगर वैल्यू आप पुट कर देंगे, सो 5 -3 -2 1 इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है। तो 5 -3 -2 1, सो यहां से आ जाएगा 5 -3 और -2 1, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। सो 5 -3 और -2 1 ये आ जाएगा। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट तो आप लोग जानते ही हैं, यहां से मैं अगर डिटर्मिनेंट ए निकालूं तो 5 -6 तो -1 आ जाएगा। अब मुझे कोई बताओ आप में से ए में, ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इन तीनों में क्या रिलेशन है? सर A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट। ओके, ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला है, फाइन। तो आता कैसे है? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो आप यहाँ पे मुझे ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, तो इस वाले मैट्रिक्स को, A into I आएगा, इस वाले मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ A into I। जी। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हो। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आप चेक कर सकते हो। सो यू विल गेट -1 आपको मिलेगा -1 0 0 -1, जो कि है -1 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही आएगा, चेक कर सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट
रिलेटेड है। और रिलेशन क्या है इनका, तो ए मैट्रिक्स को आप इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट ऑफ ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू, तो ये डिटर्मिनेंट ये फॉर्मूला है और यहीं से आता है इनवर्स एक्चुअली। तो अगर मैं आपको बोलूं डिटर्मिनेंट ए अगर मान लो नॉन जीरो है तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको, तो a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा i। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को i डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि a इंटू b अगर i के इक्वल आ जाए देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। तो ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, A इंटू बी यहाँ पे I के इक्वल आ गई, देन B इज इनवर्स ऑफ A एंड दैट्स व्हाई वी राइट A इनवर्स इज इक्वल टू ये ऐसा, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ऐसा आ जाएगा। So A inverse is 1 upon determinant A। तो हाँ सर तो और जो भी कोई मैट्रिक्स है अगर तो एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा उसका इनवर्स होगा, मतलब एक दूसरे का। एडजॉइंट A हमेशा नहीं, 1 upon determinant A into एडजॉइंट A। नहीं मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका उसी का एडजॉइंट एक दूसरे का इनवर्स होगा हमेशा। नहीं, कैसा कहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, A इंटू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट A टाइम I है। अगर जस्ट I होता ना, आप जो कह रहे हो वो सही हो जाएगा अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है। अगर ये डिटर्मिनेंट नहीं होता यहाँ पे तो सही होता, तो इसलिए उसको हमको यहाँ लाना पड़ा और डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो इसलिए आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी है जब ऐसा होगा, तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करेंगे तो आप इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल, तो थ्योरम होता है ना कि A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज है इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए, तो नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगी तो नॉन जीरो होनी चाहिए, इसकी वजह से। वरना ये जीरो हो गया तो ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो पक्का है, अगर जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है उसका एडजॉइंट ही उसका इनवर्स है। डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट अगर 1 है तो एडजॉइंट ही इनवर्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक है, सब 11th 12th एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे सब वहां लिखा हुआ है। तो अभी देखूंगा एनसीईआरटी भी देखेंगे हम लोग। तो यहां से मैंने डिराइव कर दिया आपके लिए इनवर्स का फॉर्मूला। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो माइनर कोफैक्टर पर एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स से हेल्प से इनवर्स आ गया। तो ये यहाँ माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स, चार चीजें हमने डिस्कस कर ली। और बाकी ऑब्वियस है A इंटू है ना, हम तो जानते ही हैं A इंटू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलो तो आगे बुक में देखते हैं अब क्या लिखा है। तो मैंने रफली आपको ब्रीफली बता दिया, अब देखते हैं बुक में, देखो ये लोग क्या लिखे हैं, यही चीजें लिखा होगा वहां भी। तो पहला डेफिनेशन जो लिखता है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज अ डिटर्मिनेंट, दो बार गलती से लिख दिया है ना। अच्छा ओके, एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइन कर रहा है। डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट है, उसका माइनर खुद एक डिटर्मिनेंट है, obtained by deleting its ith row and jth column in which the element Aij lies। जिस एलिमेंट में माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij, तो Mij मतलब माइनर, ठीक है। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, जो बता रहा था अगर n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है तो उसका जो माइनर आएगा वो n-1 क्रॉस का n-1 क्रॉस n-1 मतलब n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा एक्चुअली।
तो ये एग्जांपल देख सकते हो, ये निकाल के दिखा रहा है ना। जैसे ये किसका निकाल रहा है, 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो इसका माइनर निकाल के दिखा रहा है आपको। तो इसको और इसको डिलीट कर दिया होगा। तो 1 2 7 8 का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि माइनस, पहले जो n-1 है ना, पहले लाइन थी ना, तो उसका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर, n-1 क्या बोल रहे हैं? अरे मैडम एक मिनट देखो ध्यान से आप, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट, ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 × 3। और ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अच्छा हाँ, ये 2 + 2। हाँ तो क्यों ऐसा हुआ। अच्छा जब वही बोल रहे हैं ना माइनर रिलेट करो, जब भी आपको थ्योरी समझ ना आए जस्ट कीप वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके आप देख लो। तो इसने कहा अगर ये n क्रॉस n का होगा तो ये n-1 ऑर्डर का होगा, एक्चुअली एक ऑर्डर कम होगी माइनर की। ये 3 × 3 का है तो ये 2 × 2 का है एक्चुअली, इसीलिए ठीक है। तो ये 6 का निकाल रहा था, इसको डिलीट कर दिया तो बचा 1 2 7 8, उसका ये -6 आ गया माइनर। अब आ रहा है कोफैक्टर का डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर। ये कह रही थी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय, यहाँ इसने कैपिटल aij लिखा है, मैंने cij से डिनोट किया है कोफैक्टर, उसने कैपिटल A से डिनोट किया है, इज डिफाइंड बाय, ये वाला है डेफिनेशन कोफैक्टर का कि -1 की पावर i + j mij, ठीक है। तो ये aij होगा -1 की पावर i + j mij आ गया, where mij is the minor of aij, ठीक है। तो इस तरह से होगा। यहाँ एक प्रॉपर्टी बड़ा सही बता रहा है, ये एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। देखो ये यहाँ कैपिटल A जो लिख रहा है ना वो कोफैक्टर है एक्चुअली, स्मॉल a11 इनटू कैपिटल A11, जिसको मैं C लिखता था तो C11 C12 C13 कर सकते हो। तो कोई एक रो का एलिमेंट और साथ में उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। और यही तरीका एक्सपैंड करने का, जो आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो तो यही करते हो आप। यही ना कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i + j माइनस, तो जब i + j इवन है तो प्लस आता है, i + j ऑड है तो माइनस आता है, तो वहां फिर आप माइनर लिखते हो। सो दिस इज द वे एक्चुअली वी एक्सपैंड, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा ये बताओ, मैं रो अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट लेता हूं और दूसरे रो का कोफैक्टर लेता हूं तो क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस प्लस माइनस। क्वेश्चन ये है बोल रहे हैं सर, समझ गया जी। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये डिटर्मिनेंट है। और सो आपसे पूछा जा रहा है A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, ये किसके इक्वल है। और दूसरा पूछा जा रहा है A11 C21, A12 C22, A13 C23, ये किसके इक्वल आएगा। सर और दूसरा 0 हो जाएगा। यस, सो ये थ्योरम है कि कैसे हो रहा है सर? जी जी, तो वही बताने तो दो पहले कैसे हो रहा है। सो डेल्टा और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है, यू कैन जस्ट डू एक्सपेरिमेंट, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोफैक्टर 2 1 का लिखोगे ना तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये थ्योरम है, इसको प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि जब आप, हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट फर्स्ट रो का लिया और ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो का है और कोफैक्टर सेकेंड रो का लिया मैंने, यहाँ कोफैक्टर मैंने सेकेंड रो का लिया है। तो जब हम एलिमेंट फर्स्ट रो का लेते हैं एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सेकेंड रो का है या थर्ड रो का है तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो आएंगे वो 0 आएंगे। थ्योरम इसको प्रूव कर सकते हैं, या कोई एग्जांपल लेकर तुम वेरीफाई कर लो, ये कर सकते हो।
यू टेक वन एग्जांपल एंड जस्ट वेरीफाई, तो इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको, ये है। और ये खुद डिटर्मिनेंट जो इसका आएगा उसके इक्वल आ जाएगा। ये भी थ्योरम है, मतलब दोनों थ्योरम है, इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये बता रहा है आपको कि जो डिटर्मिनेंट है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ये है। और ये यहाँ नोट है, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, किसी एक रो का एलिमेंट है और दूसरे रो का कोफैक्टर है, तो सम हो जाएगा 0। ये रिजल्ट है, मतलब थ्योरम हो गया, इसको प्रूव किया जा सकता है थ्योरेटिकली, ये है। लेकिन हम लोग चूंकि अब मैं यही चीज अगर तुम्हें कॉलेज में कोई टीचर पढ़ाएगा तो उसको प्रूव करके दिखाएगा। कॉलेज में ना पहले दिखाते हैं, प्रूफ कराते हैं, हमारा पर्पस है इसको यूज करना, हम प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करते। सो हमें है कि इसमें क्वेश्चंस आएगा तो इसको यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो अब हम आते हैं आगे। ये एग्जांपल दे रहा है ना, कि ये प्रूफ करके आपको दिखा रहा है कि कैसे 0 आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये और ये क्या होता है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो 0 हो गया वैल्यू एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई कर सकते हो तुम, यही कर रहा है कि रो फर्स्ट रो का कोफैक्टर थर्ड रो का वेरीफाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया अभी माइनर और कोफैक्टर की बात किया इसने, और माइनर कोफैक्टर पे बेस्ड एक्सरसाइज है 4.4। तो 4.4 जो एनसीईआरटी में वो माइनर एंड कोफैक्टर पे बेस्ड है एक्चुअली। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एडजॉइंट, जो कि हमने बता दिया, इनवर्स भी मैंने बता दिया आपको। तो जो ये दोनों में आना ऑलरेडी बता रखा हूँ, वो रिवाइज कर रहे हैं। तो So कह रहे हैं to find the inverse of matrix we first define the adjoint of a matrix। इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट सीखना है। तो एडजॉइंट बता रहे, देखो एडजॉइंट का डेफिनेशन यहाँ पे है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is defined as the transpose of Aij, जहाँ Aij कोफैक्टर है। तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर रख दो और ट्रांसपोज ले लो। तो जो मैट्रिक्स अब आ रहा है वो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, इसके प्लेस पे इसने कैपिटल A नोटेशन यूज किया एडजॉइंट, सॉरी कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर के लिए मैं C यूज करता हूँ, मैंने C लिखा था, तो मैं लिखूंगा तो इसको कोफैक्टर C यूज करूंगा फॉर कोफैक्टर। ठीक है, तो ये चीज है। और इसका फिर क्या करेगा, ट्रांसपोज ले लिया, तो ट्रांसपोज ले लिया तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है ना, समझ आया ना। पहले एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालना है, एलिमेंट की जगह कोफैक्टर रखना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा। तो ये डेफिनेशन है, इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर ट्रांसपोज क्यों लेते हैं, क्योंकि जिसने डिफाइन किया एक्चुअली उसने इस तरह से डिफाइन किया और आगे की थ्योरी उसी पे बेस्ड है, तो हम इस डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नेवर चेंज अ डेफिनेशन। आप थ्योरम्स थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, रिजल्ट्स मॉडिफाई कर सकते हो, थ्योरम डेफिनेशंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। डेफिनेशन इज व्हाट इट इज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे किसी ने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया तो पहले वो टर्म्स को डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन के बेस पे आगे की थ्योरीज डिपेंड करती हैं। सो डेफिनेशन यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, यू कैन नॉट मॉडिफाई। ओके, चलो जैसे एग्जांपल 2x2 में एक ट्रिक होता है एडजॉइंट निकालने का, है ना। एडजॉइंट ए क्या करते हैं, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो। ठीक है, सो डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, ये चीज है। जैसे ये है हमारे पास, तो इसका अगर एडजॉइंट लिखना है तो इसमें सिंपल ये है कि डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो ये A22 A11 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, सो A12 A21 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये वो फॉर्मूला है जो मैं बता रहा था आपको, A be any given square matrix of order n, A into adjoint A into A is equal to determinant A into I।
ठीक है, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इनका। तो ये फॉर्मूला है और इसके बेस पे वो ये कह रहा है कि आपको ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ए करोगे हमेशा ऐसा बन के आएगा। तो ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। सो इस तरह से प्रूफ करके दिखा रहा है आपको। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स पता है तुम लोगों को, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉन जीरो, सिंगुलर डिटरमिनेंट 0, ठीक है ना। जब भी सिंगुलर आ जाए डिटरमिनेंट 0 तो नॉन इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट नॉन जीरो इन्वर्टिबल, ये है। अब यहां देखो फिर से आया थ्योरम 2, थ्योरम क्यों लिख दिया, अच्छा, if A and B are non-singular matrices of same order, then AB and B are also non-singular matrix of same order. In fact, A into B का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट A into डिटर्मिनेंट B होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो इसलिए कह रहा है कि मान लो ए बी दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए बी का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही होगा, ये कहना चाह रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब प्रॉपर्टीज में ही आ गया, ठीक है ना। और इनफैक्ट ए बी एंड बी ए का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होगा, ध्यान रखो। ए बी और बी ए मैट्रिक्स जरूरी नहीं इक्वल हो, है ना। ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स जरूरी नहीं इक्वल हो, बट इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा। मैट्रिक्स जरूरी नहीं इक्वल है बट डिटरमिनेंट इक्वल होगा, इस तरीके से। ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। ए इंटू बी डिटरमिनेंट बी, जहां ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। A इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट A इंटू आई। सो इस तरह से बनेगा ये। हाँ, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ये आता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, मान लो A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सो एडजॉइंट A का जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट A की पावर n-1, ठीक है ना। ये लिखी दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, देखो ये सब थ्योरम्स तुम समझ रहे हो, ये सब जो थ्योरम्स लिखा है इसका हमें प्रूफ याद रहे ना रहे, स्टेटमेंट याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन जब आए तो क्विकली हम टिक कर सके सही ऑप्शन। जैसे ये थ्योरम्स लिख रखा है ना, तो डेफिनेशन थ्योरम जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से। तो ये कह रहा है थ्योरम 4 कि स्क्वायर मैट्रिक्स आर इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर। ये लिखा था मैंने, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो, ये चीज है। बाकी प्रूफ कर रहा है, तुम प्रूफ देख सकते हो। अब ये खत्म हो गया तो एक्सरसाइज यहीं पे, ये जाके इनवर्स का एक फॉर्मूला देगा। अच्छा, एक तो ये याद आया यहाँ से कि a इंटू बी का इनवर्स, यही ट्रांसपोज में भी हुआ था, a इंटू बी का इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल होता है। ऐसे ही a इंटू बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज हुआ था, ठीक है ना, इस तरीके से था। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो 12th क्लास में हैं। अब ये हो गया एक्सरसाइज, इस पे तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो क्या होगा बताओ इसका आंसर, 17 का आंसर क्या है, 18 का आंसर क्या है, क्विकली, ये तो आसान क्वेश्चन है। सर बी होगा। और 18 का तुमको पता है A इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, I के। दोनों में लगा दो डिटरमिनेंट,
तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट आई जो कि 1 होता है, ये 1 के इक्वल है। तो यहां से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो, अगर ये नॉन जीरो है तो ए इनवर्स का, मान लो ए का डिटर्मिनेंट 4 है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/4 होगा एक्चुअली। ठीक, सेम आइगन वैल्यू में होगी, आइगन वैल्यू में भी सेम ही होगी। तो क्या आंसर होना चाहिए? समझ आ गया ना सबको? दोनों में बी होगा क्योंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हम लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट इसने डी लिखा है, वही चीज है। तो ये जो एक्सरसाइज थी बेस था मेनली एडजॉइंट मैट्रिक्स के बेस पे, एडजॉइंट पे, हाँ एडजॉइंट और उसी से इनवर्स आ जाएगा। तो इनवर्स का फॉर्मूला भी लिखा होगा, जो हमने ध्यान नहीं दिया उसने इनवर्स का फॉर्मूला भी निकाल रखा है एक्चुअली। देखो यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ लिखा है इसने, इनवर्स का फॉर्मूला भी लिखा होगा, ये रहा है ना, हमने इसको टिक नहीं किया मैंने। A is invertible and A inverse is this, तो ये रहा फॉर्मूला, A inverse 1 upon determinant A into adjoint A, है ना। सो अगर A invertible है तो A inverse का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है, ज्यादातर चीज आती है। अब है एप्लीकेशन, तो ये भी आपका जैम गेट का सिलेबस का ही पार्ट है। इनफैक्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो हमने अभी कवर किया है, दे आर एक्चुअली एक्चुअल पार्ट ऑफ जैम एंड गेट सिलेबस आल्सो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे है एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन मेनली यहाँ पे है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, जो आपके जैम गेट में भी आते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लेकिन यहाँ बहुत ईजी है, यहाँ बस सॉल्यूशन निकालना सिखाता है और वहां पे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं एग्जाम में, ये है। तो देखो एक बारी, ठीक है ना। तो अभी तक हमने डिस्कस किया माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स।